हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के समाजशास्त्र के पुस्तक भाग 2 की भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। अध्याय 1 संरचनात्मक परिवर्तन। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह के सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है। तो हम जानेंगे इसके महत्वपूर्ण तथ्य। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों यथा रेलवे, उद्योग, डाक व्यवस्था तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। यानी कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों के शासन में था, हमारा देश पर जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था, तो उस दौर में जो रेलवे है, उद्योग हैं और डाक व्यवस्था है, यह अंग्रेज़ों ने इनमें डेवलपमेंट्स लाई और इनमें बहुत से परिवर्तन सांस्कृतिक और आर्थिक राजनीतिक रूप से पड़ा। तो इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिला। जैसे कि जब रेलवे भारत में आया तो अंग्रेज़ों ने भारत में जो भी डेवलपमेंट, जो भी विकास काम किए, उन्होंने अपनी बेनिफिट्स को देखते हुए अपने कार्य में, अपने काम में सुगमता लाने के लिए उन्होंने काम तो किए, लेकिन वह जो डेवलपमेंट्स हैं वह भारत के लिए भी और भारत के सामाजिक व्यवस्था को किस तरह से प्रभावित कर रहा था उसको हम जानेंगे। तो अगर रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, रेलवे की पटरियां जब बिछने लगी, तो लोगों का भी जो आगमन है, परिवहन है, एक जगह से दूसरे जगह सस्ता और कम समय में होने लगा और सभी आने जाने लगे और भारत जुड़ने लगा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच। उद्योग विकसित हुए तो उद्योगों के साथ बहुत सी सामाजिक समस्याएं भी पैदा हुई, उसको पढ़ेंगे हम। और डाक व्यवस्था और जो संचार है लोगों में, एक जगह की जो खबर है, एक जगह की जो घटना है दूसरे जगह किस तरह से पहुंच जाती थी और कम समय में, और देश एक दूसरे से जुड़ जाता था। उस व्यवस्था में जो परिवर्तन आया, उससे सामाजिक जो प्रभाव पड़े, उसको हम जानेंगे। भारत के पूर्ववर्ती शासक, यानी कि जो भारत में अंग्रेज़ों से पहले के जो शासक थे, भारत में शासन कर रहे थे, अशोक हुआ या अकबर हुआ, को छोड़कर हम पूरे देश को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। जो भी भारत अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में शासक हुए थे, कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो संपूर्ण भारत में शासन कर सके और संपूर्ण भारत को नियंत्रित कर सके, सिवाय अकबर, अशोक के, और तीसरे अंग्रेज थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने लाभ के प्रयोजनार्थ पूरे देश को नियंत्रित किया और अंग्रेज़ों ने भी ऐसा कर दिखाया कि उन्होंने पूरे देश को एक ना एक दिन नियंत्रित कर लिया और शासन करने लगे। मुगलों को हमारे देश पर शासन करने का प्रयोजन हमें लूटना तथा संसाधनों का दोहन करना था। मुगल किस लिए आए थे? मुगल सबसे पहले आए कि भाई भारत जो देश है, एक धनी देश है, इसको लूटा जाए और इसके संसाधनों का दोहन किया जाए। जबकि अंग्रेज उनका व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। उनका जो उद्देश्य था कि भारत में आएंगे और व्यापार करेंगे और अधिक मुनाफा कमाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अपने फार्म जमा दिए। लेकिन उन्होंने एक व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संस्थान, जो कार्यालय है, यहाँ खोला और एक न एक दिन वह मजबूत होता चला गया और वही ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में प्रशासकीय शासन करने लगी। अंग्रेज़ों के दो लक्ष्य थे। पहला, लाभ अर्जित करना एवं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के माध्यम से भारतवर्ष को अपने नियंत्रण में लेकर शासन करना। अब अंग्रेज आए तो थे व्यापार करने, लेकिन उनका जो उद्देश्य सिर्फ व्यापार ही नहीं था, उनका उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के माध्यम से भारत को अपने नियंत्रण में करना। उन्होंने जो नियंत्रण की प्रक्रिया है, भारत में कब्जे की प्रक्रिया है, वह बड़े से छोटे की तरफ नहीं अपनाई, बल्कि छोटे से बड़े की तरफ अपनाई। उन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे गाँवों को अपने कब्जों में लेना शुरू किया, उस गाँव के साहूकारों को अपने कब्जों में लेना शुरू किया, उस गाँव के जमींदारों को अपने गुलाम बनाना शुरू कर दिया और उस गाँव या उस समाज के अभिजात वर्ग, उच्च वर्गों को अपने साथ मिलाया। और यह सभी जो मिलकर जमींदार, साहूकार, जमींदार और जो उच्च वर्ग है, ब्राह्मण जातियां हैं, इन सभी के प्रभुत्व था हमारे समाज में पहले और इन सभी का दबदबा था। और इन सभी को जो अपने नियंत्रण में अंग्रेज ले लिए, तो समझो कि पूरा गांव या पूरा इलाका ही उनके कब्जे में है। तो उसके बाद उन्होंने राजाओं को भी इस तरह से अपने कानूनों की जाल में फंसाना शुरू किया और इसी तरह से उन्होंने जो शासन की व्यवस्था है उसको वह बढ़ाते चले गए। अब ग्रामीण क्षेत्र, जो अंग्रेज़ों ग्रामीणों के
से अपेक्षा करते थे कि वे नकदी फसलों का ही उत्पादन करें। वे उन्हें यह भी बताते थे कि कौन सी फसल का उत्पादन करना है। अब अंग्रेज यहाँ नियंत्रण कैसे शुरू हुआ, इन्हीं बातों से तो अंग्रेज़ों का नियंत्रण शुरू होता है हमारे ग्रामीण समाज में। उन्होंने यह अपने व्यापारिक लाभ के लिए, अपने व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गाँव को और गाँव के किसानों को, मुखियाओं को, जमींदारों को यह आदेश दिया कि आप जो नकदी फसलें हैं, नकदी फसलें कौन सी होती हैं जिन्हें तुरंत बेचकर हमें नकद पैसा मिल जाता हो, वह नकदी फसलें होती हैं। जैसे कि गन्ना हुआ, कपास हुआ। तो उस ज़माने में कपास, नील, अफ़ीम, इन सब की जो खेती है वो नकदी फसलों में गिनी जाती थी। उसे हम बेचकर तुरंत पैसा अपना ले सकते हैं। तो इस तरह की फसलों को उगाने के लिए उनको ज़मींदारों को अंग्रेज़ों ने आदेश दिया और ज़मींदार किसानों और मझले किसान, छोटे किसानों को ज़बरदस्ती इन फसलों को उगाने के लिए कहा करते थे। और शहरी क्षेत्र में किस तरह से अंग्रेज़ों ने लोगों से कहते थे कि किन चीज़ों का निर्माण करना है। अब शहरी क्षेत्र में हमें अंग्रेज़ों का शासन, शुरुआती शासन से कैसे पता लगता है कि उन्होंने यह नियंत्रण करना शुरू कर दिया कि शहरी क्षेत्र में जो निर्माण है, हमारी जो द्वितीय क्रियाएँ हैं, किस तरह से किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, उसको नियंत्रित करना इन्होंने शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने वन नीति तथा विस्थापित जनजातियों के मामले में हस्तक्षेप किया। और हमारी जो वन नीति और जनजातियों की अपनी एक संस्कृति थी, उसमें भी इन्होंने हस्तक्षेप किया। वन को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया और जनजातियों को वनों को साफ कर खेती करने के लिए उन्होंने लालच दिया। और कुछ जनजातियों को जो मूलतः जंगल में रहना पसंद करते या रहते थे, उनको वहाँ से विस्थापित कर अन्य जगहों पर खदेड़ दिया गया, मजबूर किया गया जाने के लिए। और पश्चिमी भाषा का प्रारंभ, अंग्रेजी। अब अंग्रेज भारत में बोली जाती है हिंदी, अन्य क्षेत्रीय भाषाएं, और अंग्रेज केवल अंग्रेजी बोलते और समझते। तो उन्होंने भारत में अपना शासन संपूर्णतः और लंबे समय के लिए स्थापित करने के लिए अंग्रेजी को प्रभावी रूप से शिक्षा के बतौर रूप में लागू करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि जो हम एक ऐसे वर्ग का निर्माण करें जिसका तो शरीर भारतीय हो लेकिन मस्तिष्क, रहन सहन और बोल चाल में वह अंग्रेज हो। तो जिससे अंग्रेज एक बिचौलिया वर्ग जो स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, जिससे कि जो भारतीय हैं, ऐसा वर्ग जो भारतीयों की भाषा समझता हो भारतीय, लेकिन उसे अंग्रेजी भी आती हो, जिससे कि वह बिचौलिया बनकर भारतीयों को अंग्रेजों की भाषा और अंग्रेजों को भारतीयों की भाषा को सिखा सके और उन्हें कन्वर्ट करके उनकी भाषा को बता सके। प्रशासन की मदद के लिए क्लर्कों की नियुक्ति। अब जो क्लर्क की व्यवस्था है इन्होंने शुरू किया था कि जो काम काज है, कागजी काम है और प्रशासन का काम है, उसको सुनिश्चित किया जा सके, उसको सुदृढ़ रूप से नियंत्रित और लागू करवाया जा सके। क्योंकि भारत में क्षेत्रीय स्तर पर कई बोलियां विद्यमान थीं और शिक्षित भारतीयों में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध असंतोष भड़का और वे समानता, उदारता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता की मांग करने लगे। और इस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ भड़के विद्रोह ने स्वतंत्रता के संघर्ष की नींव रख दी। अब जो उन्होंने क्लर्कों की स्थापना शुरू की, इसका कारण क्या था? अब अंग्रेज तो कुछ मुट्ठी भर हमारे देश में शासन कर रहे थे। अब ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेजों की पूरी फौज आए यहाँ हर एक काम अंग्रेज ही करेंगे, क्लर्क से लेकर बड़े अफसरों तक, सिपाही से लेकर कमांडरों तक, ऐसा नहीं था। अंग्रेज मुख्य जो पद थे और बड़े बड़े पद थे उस पर तो खुद विद्यमान होते थे, और जो छोटे पद हुआ करते थे और उनको भारतीयों को ही उन पदों पर लगाया करते थे, और ताकि उनका काम और आसान हो जाए, क्योंकि वो जो भारतीय थे उस क्षेत्रीय भाषा को बखूबी जानते थे, जिससे उनके कामकाज में आसानी और सरलता और सहजता आती। तो लेकिन अब जो भारतीय धीरे धीरे शिक्षित हो रहे थे तो उनके बीच उपनिवेशवाद होता क्या है, उनको भी यह लगा कि जब बहुत से भारतीयों को लंदन जाके शिक्षित होने का मौका मिला तो उनको जो स्वतंत्रवाद है, व्यक्तिवाद है, लोकतंत्रवाद है, वह होता क्या है, वह उसकी अवधारणा क्या होती है और हम गुलाम हैं, किस तरह हमें गुलामी की जंजीरों में कसा जा रहा है, उससे वह अवगत हो पाएँ। तो उनके अंदर भारत में आने के बाद अपने देश प्रेम की जो जागृति हुई और उनके असंतोष भड़क उठा, और जो असमानता है, उदारता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इन सभी जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता की मूल्य है, इन सभी की मांग वह करने लगे। और इसी प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ भड़के विद्रोह ने एक स्वतंत्रता संग्राम, एक संघर्ष की नींव रख दी। अब इससे लाभ क्या हुए हैं हमें? अंग्रेज एक सर्वव्यापी भाषा होने के, अंग्रेजी जो है एक सर्वव्यापी भाषा है और उसकी सर्वव्यापी होने के कारण जो वैश्विक जगत से जुड़ने का हमें एक मौका मिला है।
आज हम देखते हैं कि बहुत सी जो इंटरनेशनल जो ऐप्स हैं, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है, उसको हम अंग्रेज़ी में ज़्यादा सुगमता से और अंग्रेज़ी में सबसे पहले उपलब्ध हो पाती है और हम उस माध्यम से विश्व के किसी भी हिस्से, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जगह से जुड़ सकते हैं। तो एक क्या है, सर्वव्यापी भाषा है जिससे हम वैश्विक स्तर पर जुड़ाव महसूस कर सकते हैं या जुड़ सकते हैं। तो यह तो लाभ हुआ और शिक्षित दलितों के अशिक्षित दलितों को किनारा कर दिया गया। अब जो इस भाषा से है क्या, आज पहले का था सिस्टम हमारा एक गुरुकुल वाला, उसमें एक कह सकते हैं इसकी बुराई थी। अब इसकी एक क्या बुराई थी कि इस गुरुकुल सिस्टम में उच्च वर्गों को ही ज़्यादातर एडमिशन्स या दाखिला मिलता था। जो निम्न वर्ग है, दलित वर्ग है, उसको उसमें पढ़ने का तक अधिकार नहीं था हमारे समाज में। तो जो अंग्रेज़ी है वो तो सबके लिए थी, कोई भी पढ़ सकता था। तो उसे क्या, बहुत से दलित शिक्षित होने के लिए प्रेरणा प्राप्त की और उनको मौका मिला शिक्षित होने का, जिससे कि एक दलितों की अलग पहचान और अलग जो वर्ग है वो तैयार हुआ, शिक्षित वर्ग तैयार हो सका। लेकिन अंग्रेज़ी भाषा की बहुत सी हानियाँ भी हैं। जो लोग अंग्रेज़ी जानते थे वे अंग्रेज़ी नहीं, और जो नहीं अंग्रेज़ी जानते थे, जानने वालों को हेय दृष्टि से देखते थे। अब जो अंग्रेज़ी के ज्ञाता हो चुके थे, अंग्रेज़ी जानने लगे थे, और भारत में अधिकतर लोग अंग्रेज़ी से परिचित नहीं थे और आज भी नहीं हैं। तो जो अंग्रेज़ी के विद्वान कह लो या जानकार कह लो, वह जो अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं उनसे घृणा करने लगे, उनसे एक तरह से छोटा उनको दिखाने लगे कि भाई हम तो अंग्रेज़ी हमें आती है। अभी भी हम देखते हैं कि हम खुद भारतीय होकर हिंदी बोलने में हिचकिचाते हैं, शर्म महसूस करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। हमारी तो मातृभाषा है, हमें गर्व महसूस करना चाहिए। लेकिन हम कह सकते हैं कि आज अंग्रेज़ों ने आज भी हमें भाषाई तौर पे गुलाम बनाकर ही छोड़ के वो गए हैं। हम उनकी जो अंग्रेज़ी भाषा है उससे आज भी हम मुक्त नहीं हो पाए हैं और ना कभी हो पाएंगे। यह तो इसकी हानियाँ हो गई। और लोगों की गतिशीलता, लोगों को न केवल चाय या कॉफ़ी बागानों में काम करने के लिए भेजा गया, वरन उन्हें अफ्रीका तथा इंग्लैंड भी भेजा गया। अब जो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उद्योगों में कैसे कैसे परिवर्तन हुए, तो उन उद्योग जब लगे, जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसमें जो भारतीय श्रम है वो सस्ता श्रम था और आसानी से उपलब्ध श्रम था। तो इसको अफ्रीका और इंग्लैंड भेजा गया। अफ्रीका में जो अंग्रेज़ों का भी उपनिवेश था, तो वहाँ पर भी यह जो फैक्ट्रियों में, चाय बागानों में काम कराने के लिए, खदानों में काम कराने के लिए बहुत ही कम आय और कम आमदनी पर उनको भेजा गया। और इसमें डॉक्टर तथा वकील भी शामिल थे। अब कई सारे चरण थे, जैसे जैसे बदलाव आते गए। पहले चरणों में अब श्रमिकों को भेजा गया, फिर कुछ बदलाव आए, फिर डॉक्टरों की आवश्यकता हुई, वकीलों की आवश्यकता हुई। जब शासन व्यवस्था बढ़ने लगी तो जो फौजदारी और अलग अलग अदालतें हैं उनमें वकीलों की भी आवश्यकता होने लगी। तो एक वकील और डॉक्टर वर्ग जो है वह भी तैयार होता गया और उसका भी पलायन होने लगा। उन्हें भी भारत तथा भारत से बाहर विभिन्न स्थानों पर काम के लिए ब्रिटिश सरकार भेजा करती थी। और जब वे लोग भारत लौटे तो उन्हें सहज रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। अंततः मानसिक नियंत्रणता से बचने के लिए अधिकतर लोग वहीं रह गए थे। जब पहले तो कुछ लोग जाते वक्त ही बड़ी बड़ी जहाज़ों में ठूस कर जाया करते थे और उनको खाने तक को नहीं मिलता था। लंबे लंबे एक महीने के सफ़र हुआ करते थे, जिससे वो भूख से भी मर जाते थे, और कुछ रास्ते में ही आधे से ज़्यादा मर जाते थे, और कुछ जाने के बाद अपने काम स्थल पर बहुत सी घटनाएं हुआ करती थी जिसमें वो मर जाते थे। और कुछ जो बचते थे उनकी जो वापस लौटने की उम्मीद रहती थी, तो अगर आते भी थे तो उनको समाज का ताना सुनना पड़ता था, या उनको जो समाज में जो सहजता पहले थी उनको वह सहजता अब नहीं रह जाती है। तो इस असहजता और इस मानसिक और सामाजिक जो है त्याग से बचने के लिए वह वहीं अपने जहाँ पर वह गए थे काम करने के लिए वहीं रह जाते थे। तो इस तरह से कुछ घटनाएं हुई हैं। अब जो संरचनात्मक परिवर्तन है समाज के सभी क्षेत्रों में, जैसे कि खान पान, पहनावा, भाषा, शिल्प आदि में भारी परिवर्तन हुए। इस जो औपनिवेशिक काल है, इस काल ने समाज में बहुत से परिवर्तन लाए। इसे औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के द्वारा समझा जा सकता है। अब हम इस जो बदलाव है, इस सामाजिक परिवर्तन है, इसको हमने नाम दिया है औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो यही शहरीकरण और औद्योगिकरण हमारे समाज में बहुत से बदलाव लेकर आता है। अब औपनिवेशिक काल में औद्योगिकरण तथा शहरीकरण। अब जो औपनिवेशिक काल था उसमें किस किस तरह के शहरीकरण और औपनिवेशीकरण हुए भारत में। औपनिवेशिक शासन काल के पूर्व दो प्रख्यात शहर सूरत जो गुजरात में है तथा मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में थे, धीरे धीरे आयात निर्यात के केंद्र बन गए। अब जो औद्योगिक और नगरीकरण की जो
जो काल था उसमें जो औद्योगिकरण जो था उसमें जो सूरत है और मसूलीपट्टनम है, यह दो मुख्य औद्योगिक शहर के केंद्र के रूप में उभरे और उपरोक्त स्थान केंद्रीकृत थे। यहाँ सुगमतापूर्वक पहुंचा जा सकता था तथा पानी के जहाज़ों के आवागमन की दृष्टि से भी ये स्थल उपयुक्त थे। अब यह जो स्थान है यह समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र बसे हुए हैं और यहाँ पर जो पानी के जहाज़ों की पहुँच थी वह आसान थी और यह पहले से भी डेवलप्ड स्थान थे, जिस वजह से यहाँ पर फैक्ट्री या उद्योग लगाना और आसान हो गया। किंतु सूरत तथा मसूलीपट्टनम महत्वहीन शहर बनकर रह गए। अब जब कुछ बदलावों के साथ जो कुछ जगहों या कुछ चीज़ों का महत्व होता है वो घटता जाता है, तो एक दिन सूरत और मसूलीपट्टनम का महत्व भी घट गया और इन शहरों में कल कारखानों की स्थापना जगह पर अधिकांश उद्योग धंधे कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विकसित किए गए। अब जो सूरत और मसूलीपट्टनम का जो रुतबा था, महत्व था, वो घटकर अब किसका उभरने लगा? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का जो उभरता क्षेत्र है वो सामने आने लगा। अब औद्योगिकरण का नाम दिया, अब जो यह बदलाव आया इसे औद्योगिकरण का नाम दिया गया। औपनिवेशिक शासन की विशेषताएं। जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की एक पद्धति है जिसके अंतर्गत लाभ को मुख्य ध्येय मानते हुए निजी संपत्ति के स्वामित्व को प्रमुखता दी जाती है। पूंजीवाद होता क्या है? जिसमें निजी संपत्ति व्यक्ति की संपत्ति होती है उसको अधिक महत्वता दी जाती है, उसको अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, वही तो है पूंजीवाद। अब पूंजीवाद की विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें गतिशीलता होती है, सर्वदा परिवर्तनीय है, यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है, यह इसका जो स्वरूप है एक जैसा कभी नहीं रहता है। स्वभाव इसका वैश्विक उद्योग धंधों वाले क्षेत्रों में विद्यमान है। यह जो पूंजीवाद है यह क्या है? सभी को शामिल करता है और सभी वैश्विक स्तर पर उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए आगे रहता है हमेशा। निजी स्वामित्व या पूंजीवाद तो जो इसकी लाभ तथा विकास की विस्तृत क्षमता रहती है और विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक प्रयोग होता है। इसमें मुख्य क्या होता है? अपने लाभ को आगे रखकर और विकास की विस्तृत क्षमता को आगे रखकर काम किया जाता है और इसमें जो अपनी इस लाभ को बढ़ाने के लिए विज्ञान टेक्नोलॉजी का भी उपयोग अधिक से अधिक किया जाता है। पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाना एक प्रमुख लक्ष्य होता है। जो इस हमने पढ़ा ना कि निजी संपत्ति किसकी होगी? पूंजीपतियों की। तो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए चाहे जिस तरह के परिवर्तन करने पड़ जाएं इसमें किए जाते हैं और प्रतियोगिता की अवधारणा शामिल होती है और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति को बढ़ावा दिया जाता है, उसमें खुला कंपटीशन होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति आए, अपनी संपत्ति लगाए और अपनी संपत्ति से अधिक धन कमा सकता है, तो इसमें कंपटीशन जो प्रतियोगिता है वह बनी रहती है। अब राष्ट्र राज्य क्या है? राष्ट्र राज्य का जो कॉन्सेप्ट्स है परिप्रेक्ष्य, जनसंख्या, प्रशासन और संप्रभुता। इसमें शिक्षित भारतीय प्रभुत्वता अपने देश पर शासन की चाह रखते हैं और अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। अब जो राष्ट्र राज्य है और अब तक जो हमारा जो भारत देश है अंग्रेज़ों का जब तक गुलाम नहीं था तो यह अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयों, अलग अलग राज्यों में विभक्त और अलग अलग राजघरानों में बटा हुआ था। तो यहाँ के लोगों में वह राष्ट्र राज्य जो है, अपने देश प्रेम, देशभक्ति की जो धारणा है वह कहीं ना कहीं जो आज है वह नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे अंग्रेज़ आए और उन्होंने हमें गुलाम बनाया और भारत अब जो शिक्षित होने लगा था उसमें अब राष्ट्र और राष्ट्रवाद की जो धारणा है वह जन्मने लगी और उसमें क्या होता है कि अपना देश की जो प्रभुता है और उसको बचाने के लिए और अपने देश पर हम स्वयं शासन करें, इसकी जो अवधारणा है वह विकसित होने लगती है राष्ट्र और राज्य की धारणा में। औद्योगिकरण के लिए कल कारखानों तथा श्रम का नियोजन आवश्यक होता है इसमें। और मैनचेस्टर इंग्लैंड का औद्योगिक शहर भारत का सूत मैनचेस्टर भेजा जाता था तथा सिल्क के रूप में परिष्कृत होकर उसे भारत में सस्ते दर पर बेचा जाता था। अब अंग्रेज़ों ने क्या करना शुरू किया कि जो भारत में कपास उत्पादन हो रहा था उसको कच्चे रूप में इंग्लैंड मैनचेस्टर में भेजा जाता और वहाँ से जो उस कपास से कपड़े निर्माण कर यहाँ भेजा जाता और इसे बेचकर अधिक मुनाफा कमाया करते थे। अब जो सूरत तथा मसूलीपट्टनम के साथ साथ ढाका तथा तंजावुर का जो शासन राजा के द्वारा किया जाता था तथा इन शहरों ने भी अपना महत्व खो दिया था।
अब जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ने लगा तो जो पहले के औद्योगिक शहर थे, भारतीय औद्योगिक शहर थे, वो उनका जो महत्व है वो कम होने लगा। कलाकार, पेंटर, नर्तक, गायक आदि भी महत्वहीन हो गए तथा वे वैकल्पिक कार्यों की तरफ मुड़ गए। अब जब राजाओं महाराजाओं का महत्व खत्म होने लगा तो अब जो कलाकार हैं, पेंटर हैं, नर्तक हैं, गायक हैं, इन सभी का जो कारोबार था इन राजघरानों में ही अधिक हुआ करता था। ये राज दरबार के सदस्य हुआ करते थे। अब जब राजा का महत्व घटता गया, उनका बजट गिरता गया, तो वह गरीब होते गए, तो वह अतिरिक्त खर्चों के तौर पर इनको हटाते गए, तो इनका भी महत्व कम होने लगा। और जो यह वर्ग था, यह कुशल वर्ग था, इसमें क्या है, एक बहुत ही हानि हुई हमारे लिए। और यह जो इन्होंने पीढ़ियों से जो अपनी जो यह कलाकारी है, अपने जो कुशल है, इसको संजोते आ रहे थे, यह वैकल्पिक मजदूरी करने लगे, वैकल्पिक आय के स्रोतों की तरफ मुड़ गए। जहाँ उद्योगों के वहाँ प्रदूषण में वृद्धि हुई। अब उद्योग लगने लगे तो अब प्रदूषण जो है वातावरण में, उसमें भी वृद्धि हुई तथा लोगों का पलायन ग्रामीण क्षेत्रों से शहर क्षेत्रों की तरफ हुआ। अब जब अंग्रेजों, हमारे देश में कुटीर उद्योग बहुत प्रचलित था, यानी कि घर घर में हम सभी अपना कुछ न कुछ काम किया करते थे। सूत काटना, कपास छाँटना, धोना, अलग अलग काम, अलग अलग हस्तशिल्प काम, अलग अलग कुशल से संबंधित काम थे। जब अंग्रेजों ने सभी मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और बड़े बड़े कारखानों का निर्माण करना शुरू कर दिया, तो जो यह गाँव थे, कुटीर उद्योग था, यह इन बड़े मशीनों और बड़े कारखानों का सामना या प्रतियोगिता नहीं कर सका, तो जिससे कि गाँव के जो रोजगार थे वह ख़त्म होते चले गए और जिससे लोगों को गांव में रोजगार नहीं मिल सका। तो और भूमिहीन लोग, मजदूर लोग, वह हस्तशिल्पी लोग अब शहरों का पलायन करने लगे और शहरों में कारखानों में जाकर उन्हें कम आय में और अधिक घंटों के लिए काम करना शुरू करना पड़ा। लोगों ने यह महसूस किया कि सामाजिक आर्थिक कारणों से शहरी तथा कल कारखानों वाले क्षेत्रों का जो जीवन है कष्टप्रद है। अब लोगों को यह भी महसूस हुआ कि हाँ, जो सामाजिक और आर्थिक कारणों से जो शहर है, जो शहर में स्थित कारखाने हैं, वह जीवन के लिए कष्टदायक हैं, उनमें काम करना आसान नहीं है। सभी जातियों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी जो संस्कृति है धूमिल हो रही है। अब जो एक शुद्धतावाद, एक जो है उसका भारत में प्रचलित था और जो जाति प्रथा एक तरह से थी, तो अब सभी शहरों में सभी को आकर एक साथ काम करना होता था, चाहे वह उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, प्रबल जाति हो, निम्न जाति हो, उन सभी को एक फैक्ट्री में एक साथ काम करना, एक साथ खाना, एक साथ सोना उठना बैठना पड़ता था। तो इससे लोगों को अपनी जो जाति है, अपनी जो एक शुद्धतावाद है, उसमें जो है उसको धूमिल होता नज़र आ रहा था सभी को। और जो मद्रास कॉफ़ी, नस और नील मसाले तथा केंद्र बनकर उभरा, जो मद्रास था वह एक कॉफ़ी, नील और मसालों का जो केंद्र है वह बनकर उभरने लगा। बम्बई कपड़ा व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा और तो कलकत्ता जूट के लिए एक जाना गया। अब यह तीन मुख्य के औद्योगिक केंद्र थे और तीनों में अलग अलग तरह के उत्पाद हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि अगर मद्रास कॉफ़ी, नील, मसाला यहाँ पर उभरा, बड़े स्तर पर व्यापार हुआ इसका, तो बम्बई में कपड़ा जो व्यापार था, यह पूरे महाराष्ट्र, गुजरात से जो आयातित कपड़ा था, इसको यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था और आगे इंग्लैंड को भेजने के लिए इस बम्बई बंदरगाह से आगे जहाज़ों के माध्यम से भेज दिया जाता था। तो जूट जो है, जूट बांग्लादेश और बंगाल, आज का जो पश्चिम बंगाल है, यह सभी जो इलाका है, यहाँ पर जूट अच्छी किस्म का और बड़ी मात्रा में होता था। तो यह क्षेत्र जूट के लिए अच्छी उपज और फैक्ट्री से, जूट से संबंधित जो फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर लगाई जाने लगी। अब हम अगले वीडियो में एक एक कर इन सभी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के एक एक विषयों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे।